हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस वीडियो में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जर्नल की। और जर्नल में हम लोग बात करेंगे आज कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज की, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस की। ठीक है। आई होप कि इससे पहले वाले जो भी वीडियोस हैं उनको आपने अच्छे से देखा होगा और उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी। अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा हर बार की तरह कि आप प्लीज आकर के उन वीडियोस को पहले देख लें, अगर आप सही में चाहते हैं कि इस वीडियो से आपको मैक्सिमम नॉलेज मिले। ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और उसका ये पार्ट 1 है। टोटल 4 पार्ट में स्पेशल ट्रांजैक्शंस को हम लोग डील करने वाले हैं। और यहाँ पर 3 टाइप के ट्रांजैक्शंस हम लोग देखेंगे, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड, एक अक्रूड इनकम से रिलेटेड और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ठीक है। तो मैं इन टॉपिक्स पर बात करूं, यानी इन 3 ट्रांजैक्शंस पर बात करूं, उससे पहले अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट जो है वो आपको समझा देना बहुत जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, वो कंसेप्ट है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। यानी जो हिसाब किताब किया जाएगा उसका एक डेफिनेट टाइम फ्रेम होता है। ठीक है। क्योंकि समय का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और बिजनेस जब भी शुरू किया जाता है तो कभी भी ये मान करके शुरू नहीं किया जाता है कि इसको इतने दिनों में बंद कर देंगे। ये मान के बिजनेस शुरू किया जाता है कि बिजनेस आज शुरू किए हैं, ये कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक चलता रहेगा। जो बिजनेस को शुरू करने वाला होता है वो भी ये मान करके चलता है कि मेरे बाद इसको आने वाली जनरेशन चलाएगी। ठीक है। तो क्या हिसाब किताब किया ही नहीं जाए? जब बिजनेस बंद हो तब किया जाए? नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक टाइम फ्रेम तैयार किया जाता है कि कब कब हिसाब किया जाएगा। क्योंकि समय का ना कोई आदि है ना अंत है। और बिजनेस कभी भी ये मान करके शुरू नहीं किया जाता है कि इतने दिनों में इनको बंद कर देंगे या इतने दिनों बाद हम बिजनेस अपना समेट लेंगे और तब हिसाब करेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या कहता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कि इन अकाउंटिंग periodicity refers to practice of dividing economic life of a business into artificial time period। क्या है कि अकाउंटिंग में पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि जो बिजनेस की लाइफ है उसको आर्टिफिशियल टाइम पीरियड में डिवाइड करना, टिपिकली टू रिपोर्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और ऐसा किस लिए किया जाता है? ताकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है उनकी रिपोर्टिंग की जा सके, उनको लिखा जा सके एट रेगुलर इंटरवल। और ऐसा किस तरीके से किया जाएगा? रेगुलर इंटरवल पर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज कर लिए उसके बाद 4 साल बाद करेंगे, फिर 3 साल बाद करेंगे। एक डेफिनेट टाइम फ्रेम होगा, जैसे कि यहाँ पर बताता है कि सच एज मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। वो मंथली हो सकता है, हाफ मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जैसे भी, लेकिन एक डेफिनेट टाइम फ्रेम तैयार किया जाता है। दिस अलाउज फॉर बेटर एनालिसिस, कंपैरिजन एंड डिसीजन मेकिंग। और इस तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने से, यानी कि आर्टिफिशियल टाइम पीरियड में बांट करके समय को और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने से फायदा क्या होता है कि आप आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं, उनकी एनालिसिस कर सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं अपने बिजनेस और दूसरे के बिजनेस के बीच में, अपने बिजनेस के ही अलग अलग सालों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। और जो इंफॉर्मेशन निकल करके आती है इन रिपोर्टिंग से, उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ये जो समय है जिसका कोई और छोर नहीं है, उसको एक स्केल में बांधना, एक टाइम फ्रेम में बांधना। वो क्या हो सकता है? क्वार्टरली, एनुअली, है ना, हाफ ईयरली, इस तरीके से। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट रिपोर्ट की जाएगी 10 साल बाद, लॉसेस रिपोर्ट किए जाएंगे 10 साल बाद, कि 10 साल काम किए, 20 साल, 50 साल काम किए और उसके बाद प्रॉफिट इतना हुआ है हमको। उसके लिए क्या है, एक सुटेबल टाइम पीरियड जो है वो डिसाइड किया जाता है, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी मैंने आपको दिया है। ठीक है। दिस आर्टिफिशियल टाइम पीरियड, और ये आर्टिफिशियल टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। जैसे कुछ जगहों पर ये जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। कुछ जगहों पर ये क्या होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म हो जाता है। और कहीं ये जून
और कहीं ये जुलाई से शुरू होता है और जून में ख़त्म हो जाता है। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरीके से ये टाइम फ्रेम बंधे हुए हैं, लेकिन टाइम फ्रेम है, आर्टिफिशियल टाइम फ्रेम बनाया गया है। ठीक है, तो आई होप ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप एक बार रिपीट करके देखेंगे तो आपकी डाउट दूर हो जानी चाहिए, आई होप। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला टॉपिक था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे, तो थोड़ी सी बात हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की करेंगे, उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री पर आएंगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेफर्स टू कॉस्ट इनकर्ड बट नॉट येट पेड बाय कंपनी बाय द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, बकाया क्या है? वो सारे खर्चे जो हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन पूरे तरीके से उनका पेमेंट नहीं किया गया है, और अकाउंटिंग पीरियड के अंत होने तक, यानी अगर 1 साल लिया गया है तो 1 साल बीत गया, उसके बाद भी उसका पेमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, आगे कहता है कि दीज आर लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट, और ये क्या होती है? कंपनी पर या बिजनेस पर एक जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है, लाइबिलिटी होती है, जिसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी बैलेंस शीट जो हमको कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटी बताती है, एंड रिप्रेजेंट द ऑब्लिगेशन दैट अ कंपनी ओज एंड एक्सपेक्ट टू सेटल इन फ्यूचर, और ये क्या बताता है कि कंपनी की क्या जवाबदेही है जिसको फ्यूचर में सेटल करना है, यानी फ्यूचर में उसका पेमेंट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो देखेंगे कि अकाउंटिंग पीरियड है वो है 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024। ठीक है, फॉर दिस पीरियड द टोटल रेंट इज 16,000, और इस पीरियड के लिए जो टोटल रेंट है वो 16,000 के हैं। बट अप टू 31 दिसंबर 2024, यानी साल के अंत तक जो आर्टिफिशियल टाइम फ्रेम यहाँ पर लिया गया है, उसके अंत तक 16,000 में से 11,000 ही पे किए गए थे। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 5,000, यानी कि 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का जो रेंट था, जो आर्टिफिशियल टाइम पीरियड है, वो था 16,000 का, लेकिन 11,000 ही पे किए गए हैं, तो 5,000 अभी भी पे नहीं किए गए हैं, अनपेड हैं, जिसको क्या कहा जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट कहा जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये जो आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री मैं आपको बताऊं उससे पहले एक चीज बता देना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि अकाउंटिंग जो है वो 2 तरीके से की जा सकती है। एक है कैश बेसिस और दूसरा है अक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि जितना आपने पे किया कैश में, उसी को खर्च मानो, जो नहीं पे किया उसको खर्च मत मानो। तो जैसे कि यहाँ पर आप इसी एग्जाम्पल को अगर देखें तो 2024 के साल के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जो खर्च है वो कितना माना जाएगा? 11,000 ही माना जाएगा, क्योंकि 11,000 का ही रेंट 2024 में पे किया गया है। लेकिन अक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि नहीं, जिस साल से जो एक्सपेंसेस रिलेटेड है उसको हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, भले ही वो पे किया गया हो या नहीं किया गया हो। तो यहाँ पर जो है वो अक्रूवल बेसिस ही लिया गया है, इसलिए आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट आया है। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि 16,000 जो है वो 2024 से रिलेटेड है, तो ठीक है हमने 11,000 ही पे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम खर्च तो कम से कम 16,000 का मान सकते हैं ना, क्योंकि रेंट जो है ये 16,000 वो किस साल का है? 2024 का है। तो 2024 का रेंट है, तो हम लोग 16,000 का रेंट ही रिकॉर्ड करेंगे, 11,000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कहता है अक्रूवल बेसिस। लेकिन अगर कैश बेसिस हो तो 11,000 एक्सपेंसेस वहां पर माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री देख लेते हैं। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 14,000। ठीक है, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 14,000 रुपए की। तो ट्रेडिशनल मेथड में देखिए सैलरी का अकाउंट जो है वो आ गया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट आ गया। सैलरी अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो अकाउंट है वो है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री देखिए क्या होगी यहाँ पर? सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी को देखिए डेबिट क्यों किया गया? क्योंकि सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, खर्च है, और
नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट का रूल है वो क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर एक पर्सन है जिसने अपनी सर्विसेज दी हैं, तो गिवर जो है वो कोई एम्प्लॉई है यहाँ पर, तो इसके लिए उसका खाता क्रेडिट किया गया क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है और रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो कुछ सर्विसेज किसी ने दी है तो वो गिवर हो गया, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी का खाता क्या किया गया? क्रेडिट किया गया। ठीक है, नरेशन लिख देंगे कि बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्डेड। इसी को अगर हम लोग मॉडर्न मेथड में देख लें तो देखिए कैसे ये जर्नल एंट्री की जाएगी। सैलरी जो है वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड खाता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो लायबिलिटी से रिलेटेड खाता है। तो एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो उसको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। और लायबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लायबिलिटी जब बढ़े तो उसको क्रेडिट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। वो है अक्रूड इनकम से, यानी इनकम जो कि कमा ली गई है लेकिन पैसे अभी आए नहीं है। अक्रूड का मतलब यही होता है, जैसे किसी का कोई काम कर दिया गया लेकिन पैसे अभी उसने नहीं दिए हैं। ठीक, तो अक्रूड एक इनकम का डेफिनेशन क्या कहता है कि अक्रूड इनकम डिनोट्स रेवेन्यू अर्न, है ना, रेवेन्यू जो अर्न कर दी गई है बट नॉट रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ऐसी रेवेन्यू, ऐसी इनकम जो कमा तो ली गई है लेकिन कैश में वो रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट ऑन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में इसको क्या किया जाता है? एसेट्स की तरह देखा जाता है। ये संपत्ति होती है क्योंकि इससे पैसे मिलने वाले होते हैं। इंडिकेटिंग मनी ओड टू अ कंपनी एंड एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, और ये क्या इंडिकेट करता है कि बिजनेस को कौन देने वाला है जिसको फ्यूचर में रिसीव करना है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्या है कि में मैंने लिया है यहाँ पर कि 2024 का साल है, 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 का, और इस पीरियड के लिए कमीशन टोटल कितने कमाए गए थे? 28,000 के कमाए गए थे, है ना। बट अप टू 31 दिसंबर 2024 तक सिर्फ 21,000 ही रिसीव हुए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो इनकम है, जो कमीशन के रूप में इनकम है, वो किस साल से रिलेटेड है? 2024 से रिलेटेड है ना, लेकिन वो रिसीव कितनी हो रही है? 21,000 ही, यानी 7,000 अभी भी रिसीव नहीं हो रही है, इसलिए जो बैलेंस है उसको क्या कहा जाएगा? अक्रूड कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी अक्रूवल बेसिस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग में हम लोगों ने देखा कि पेमेंट भले ही ना किया गया हो लेकिन अगर वो उस साल का है तो उस साल के खर्चे के रूप में उसको देखा जाएगा और अकाउंटिंग की जाएगी। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा, और 2024 के लिए जो कमीशन रिसीव हुई है वो 21,000 की रिसीव हुई है, लेकिन वो रिलेटेड किस साल से है? 2024 से रिलेटेड है, तो 2024 के इनकम में ही उसको काउंट किया जाएगा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब इसका जर्नल एंट्री भी हम लोग देख लेते हैं। तो अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो एक खाता यहाँ पर है और दूसरा है इंटरेस्ट का खाता, क्योंकि ट्रांजैक्शन हम लोग क्या ले रहे हैं कि अक्रूड इंटरेस्ट था कितने का? 8,000 रुपए का, यानी ऐसा इंटरेस्ट जो कि एक पर्टिकुलर साल से रिलेटेड था लेकिन उस साल वो कैश में रिसीव नहीं हो पाया। जैसे 2010 का इंटरेस्ट बैंक आपको कब दे? 2011 के जनवरी, फरवरी, मार्च में दे, लेकिन आपने कमा तो लिया इंटरेस्ट 2010 के दिसंबर के अंदर ही ना, तो 2010 के लिए वो जो इंटरेस्ट है वो क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है, इसलिए अक्रूड इंटरेस्ट पर्सनल अकाउंट और इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, जर्नल एंट्री करके हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट पर्सनल अकाउंट है और ये रिसीवर है। इंटरेस्ट जो है वो किसने रिसीव किया है? अक्रूड इंटरेस्ट के अकाउंट ने रिसीव किया है, अभी कैश में इंटरेस्ट नहीं आया है। और इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है,
और इनकम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट के अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन यहाँ पर लिख दी जाएगी बीइंग अक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। ठीक है, इसी को मॉडर्न मेथड में अगर हम लोग देख लें तो अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो एसेट्स ट्रीट होगा, इंटरेस्ट जो है वो इनकम ट्रीट होगा। एसेट्स जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो अक्रूड इंटरेस्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट है, इनकम है, और इनकम जब बढ़ती है तो क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। हम लोगों ने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया, नरेशन सेम रहेगी। ठीक है, तो आई होप कि अक्रूड और आउटस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग अपने लास्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग देखने वाले हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस सिग्निफाई कॉस्ट पेड इन एडवांस फॉर गुड्स और सर्विसेज नॉट येट कंज्यूम्ड बाय द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। क्या है, एडवांस किसी भी गुड्स या सर्विसेज के लिए जो पे की जाती है बिजनेस के द्वारा, जिसका उपयोग अभी नहीं किया गया है, वो क्या कहलाता है, वो पेमेंट, वो एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। दीज आर रिकॉर्डेड एज एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट एंड ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस ओवर टाइम। और ये क्या किए जाते हैं कि इनको एसेट्स के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट में, और धीरे धीरे करके इनके एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी एडजस्ट किया जाता है कि इतने एडवांस दिए गए थे, अब इतने उसमें से एडजस्ट हुए। एग्जाम्पल अगर देखें कि अकाउंटिंग पीरियड जो है वो मैंने सेम रखी है 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024, और इस पीरियड के लिए जो टोटल वेजेस थे वो कितने के थे, 20,000 के थे, और 20,000 के थे, बट 31/12/2024 तक 26,000 पेमेंट कर दिया गया था, यानी कि एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया था, एडवांस पेमेंट किया गया था वेजेस के अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो 6,000 का अमाउंट है वो कंसीडर होगा प्रीपेड एक्सपेंस। तो आई होप कि ये प्रीपेड एक्सपेंस का कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। देयर वॉज अ प्रीपेड वेजेस ऑफ 11,000। तो अकाउंट यहां पर कौन कौन से इन्वॉल्व है, पहला जो अकाउंट है वो है प्रीपेड वेजेस का अकाउंट है, जो कि पर्सनल अकाउंट है, और दूसरा जो है वो वेजेस का अकाउंट है, जो कि नॉमिनल अकाउंट है। अब हम लोग इसकी क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो देखिए प्रीपेड पेमेंट किए गए तो उसका रिसीवर कोई होगा ना, तो प्रीपेड वेजेस ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, यानी इसके पीछे कुछ लोग हैं, है ना, इसलिए प्रीपेड वेजेस पर्सनल अकाउंट हुआ, और ये क्या हुआ, रिसीवर हुआ। वेजेस का पेमेंट किया गया कैश में या किसी और रूप में पेमेंट किया गया होगा, उसके तो वो रिसीवर रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रीपेड वेजेस जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर है, और डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग क्या किया गया, इसको डेबिट किया गया। ठीक है, वेजेस अकाउंट को है जो यहां पर वो क्रेडिट किया गया है। देखिए इसको समझना जरूरी है, क्योंकि वेजेस जनरली क्या होता है, वेजेस एक्सपेंसेस होता है ना, लेकिन यहां पर हम लोग एडवांस वेजेस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। सपोज कि टोटल वेजेस जो पे किए गए होंगे वो 31,000 के पे किए गए होंगे, ठीक है, और उस साल से रिलेटेड जो वेजेस थे वो थे 20,000 के। तो ऑब्वियसली 11,000 का जो वेज है वो क्या हो जाएगा, प्रीपेड वेज हो जाएगा, है ना, एडवांस पेमेंट हो जाएगा। लेकिन जिस साल के लिए अकाउंटिंग की जा रही है उस साल 31,000 तो दिखाई नहीं जाएंगे, क्योंकि उस साल से रिलेटेड कितने हैं एक्सपेंसेस, 20,000 के ही हैं। तो 11,000 क्या है, 11,000 एक्स्ट्रा है, एडवांस है। अब देखिए कि एक्सपेंसेस टोटल कितने थे, 31,000, एक्सपेंसेस टोटल कितने थे, 20,000 के ही थे, लेकिन पे कितने किए गए, 31,000 के एक्सपेंसेस पे कर दिए गए।
लेकिन रिकॉर्ड कितना किया जाएगा, 20,000 का ही रिकॉर्डिंग किया जाएगा उस साल जिस साल हिसाब किताब किया जा रहा है। तो वेजेस जो हैं वो 31,000 पे किए गए थे, लेकिन उसको रिकॉर्ड कितना किया जाएगा, 20,000 से, यानी 11,000 रुपये से वेजेस कम हो गए, गेन हो गया। और जब गेन होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये 11,000 का जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस होगा, लेकिन अगले साल के लिए होगा, इस साल के लिए तो ये एक्सपेंस नहीं है। तो 31,000 में से 11,000 के एक्सपेंसेस घट गए, एक तरीके से गेन हो गया, इसलिए वेजेस के अकाउंट को क्या कर दिया गया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया एज पर ट्रेडिशनल रूल। नरेशन लिख दी जाएगी कि बीइंग प्रीपेड वेजेस रिकॉर्डेड। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग मॉडर्न मेथड से देख लेते हैं। मॉडर्न मेथड क्या कहता है, यहाँ पर प्रीपेड वेजेस जो है वो एसेट्स हैं, क्योंकि एडवांस में पे कर दिए गए हैं किसी को, तो उससे पैसे वापस भी लिए जा सकते हैं, वो संपत्ति है, उसके अगेंस्ट अब पेमेंट नहीं करना होगा, उतने पैसे का यानी 11,000 का पेमेंट नहीं करना होगा, वो एक तरीके से संपत्ति है, एडवांस में पेमेंट कर दिया गया है। ठीक है, और वेजेस जो है वो एक्सपेंस है। तो संपत्ति जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो प्रीपेड वेजेस जो हैं वो क्या किए गए हैं, डेबिट किए गए हैं। अब देखिए, जो वेजेस हैं उसको क्रेडिट किया गया है। क्यों क्रेडिट किया गया है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि सपोज 31,000 का टोटल एक्सपेंस पे किया गया था, लेकिन उस साल का जो एक्सपेंस है एक्चुअल वो 20,000 का ही है, तो पेमेंट 31,000 का किया गया, लेकिन रिकॉर्ड कितने का करना है, 20,000 का ही करना है, क्योंकि जिस साल का आप हिसाब किताब कर रहे हैं, अगर उस साल 31,000 के वेजेस आप माइनस कर देंगे तो उस साल के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि 11,000 जो खर्च हैं वो उस साल से रिलेटेड नहीं है, अगले साल से रिलेटेड है। तो खर्च जो आप हैं कितना रिकॉर्ड करेंगे, 20,000 का ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी 11,000 जो एक्स्ट्रा खर्च थे 31,000 में से 20,000 ही रिकॉर्ड हुए, 11,000 के एक्सपेंसेस उस साल के लिए कम हो गए जिस साल उसका पेमेंट किया गया था। ठीक है, क्योंकि उस साल से रिलेटेड वो एक्सपेंस नहीं है, उस साल से रिलेटेड वेजेस नहीं है, यानी एक्सपेंसेस कम हुआ। और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, यहाँ पर एक्सपेंसेस को घटाया जा रहा है। एक्सपेंसेस यहाँ पर कितना माना जाएगा, 31,000 नहीं बल्कि 20,000 माना जाएगा। 11,000 से एक्सपेंसेस घटाए जाएंगे क्योंकि वो अगले साल उसका एडजस्टमेंट होगा, इस साल से उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कैश घटा है क्योंकि वेजेस पे किए गए थे इस वजह से। तो एक्सपेंसेस घटे हैं, इसलिए इसको क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है। नरेशन जो है वही रहेगी। तो आई होप कि ये तीनों स्पेशल एंट्रीज आपको समझ में आई होगी, आपने अंडरस्टैंडिंग गेन की होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप सबसे पहले तो वीडियो को फिर से देख लेंगे, अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेंगे। और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ, तो बहुत बहुत बधाई आपको, डेफिनेटली आपने कुछ नॉलेज गेन किया होगा। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।